Next topic from the general surgery from the Abdul Wahab Dugar is about the arterial disorders. इसमें हम देखेंगे कि आर्टरीज से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं और अब क्या है कि जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी जो है ये हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में यू नो दैट क्यों है ओबेसिटी की वजह से। फिर क्या चांसेस होते हैं उन लोगों के अंदर? कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस ज़्यादा होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो किस में होता है? आर्टरीज़ के अंदर। तो इसके अलावा क्या है अदर कॉजेज़? एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, ट्रॉमा है, थ्रोम्बोइंजाइटिस ऑब्लिटरेंस है, वेजोस्पैस्टिक डिसऑर्डर्स हैं। वो बता रहे हैं कि दीज आर ऑल द कॉजेज़ जिनकी वजह से क्या होता है कि आर्टरीज़ बंद हो जाती हैं, उनके स्टेनोसिस हो जाता है, उनका ओक्लूजन हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन डेथ। ऑब्वियसली जो आर्टरीज़ जिन ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही हैं अगर वो बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी ना। तो इस वजह से arterial disorders are one of the most common cause of morbidity and mortality in the western countries. एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी आपने पैथोलॉजी में पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि एंडोथेलियल सेल इंजरी होती है, वहाँ पे फिर लिपिड्स आके इकट्ठे हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके इकट्ठे हो जाते हैं, स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है और ग्रेजुअली स्टेनोसिस हो जाती है। ये पुरानी बात है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर आर्टरी से रिलेटेड डिसऑर्डर है? तो वो डिपेंड करता है कि उस साइट ऑफ आर्टरी क्या है, साइज़ क्या है आर्टरी का, टाइप ऑफ आर्टरी क्या है, और ये कि जो ओक्लूजन हुई है वो सडन हुई है या फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हुई है। सबसे पहले आ जाता है कि साइट ऑफ आर्टरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि जो है किसी की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो क्या होगा उसको? हार्ट को जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो क्या होगा? एंजाइना होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं कि ब्रेन की जो आर्टरीज सप्लाई कर रही हैं, सेरेब्रल आर्टरीज, उनके अंदर कोई ओक्लूजन हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा पेशेंट को? ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होगा या स्ट्रोक होगा। इसी तरह अगर उसकी कोई लिम्ब की आर्टरी बंद हो जाती है तो क्या होगा? इंटरमिटेड क्लॉडिकेशन होगी, मतलब कि क्लॉडिकेशन होता है कि वो पेन होती है जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, लिम्ब्स की जो वेजल्स होती हैं वो होगा। इसके अलावा क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया है, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है, ये हम आगे डिटेल से देखेंगे इनको। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूँ जीआईटी की आर्टरी कोई ब्लॉक हो गई है तो उसको क्या कहते हैं? मेसेंटेरिक आर्टरीज। तो उसकी वजह से क्या होगा? जीआईटी के अंदर इस्कीमिया होगा, एंजाइना होगा एब्डोमिनल। इसी तरह अगर आपसे पूछती हूँ कि किडनी को जो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं उनकी ओक्लूजन हो गई है तो क्या होगा? हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि जब भी रीनल आर्टरी ओक्लूड करेगी तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एंड रिजल्ट्स इन हाइपरटेंशन। और क्या होगा? रीनल फेलियर हो सकता है। तो ये हमें पता चल रहा है कि टाइप ऑफ साइट ऑफ आर्टरी, कौन सी आर्टरी ब्लॉक आ रही है तो उसकी वजह से कौन से साइंस आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ आर्टरी क्या है, कि जैसे उन्होंने बताया है कि जो है वो कहते हैं वेदर द अफेक्टेड आर्टरी इज़ ओनली द सप्लाई टू द ऑर्गन। मतलब ये कि देखिए किस तरह की आर्टरी है, कि वो एक आर्टरी है जो उस ऑर्गन बेचारे को सप्लाई कर रही थी या ग्रुप ऑफ आर्टरीज मिल के एक चीज़ को सप्लाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई करती है वो क्या है? कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो एक ही आर्टरी होती है ना। और लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ब्रेन को जो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं उनको कौन सी होती हैं? आपको पता है पीछे से वर्टिब्रल आर्टरीज आती हैं, आगे से इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आती हैं, वो मिलकर सप्लाई कर रही होती हैं। तो वहाँ पे मल्टीपल आर्टरीज ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं। लिवर की बात करूँ तो मैं वो आपको पता है उसमें पोर्टल वेन भी होती है, हेपेटिक वेन भी होती है। तो एक भी आर्टरी हो सकती है उसकी, या फिर मल्टीपल सेवरल आर्टरीज मिल के भी किसी ऑर्गन को सप्लाई कर रही होती हैं। स्पीड ऑफ ऑनसेट में अगर आपसे पूछूं कि एक बंदा है उसके अंदर जो एथेरोमा बना है, जो प्लेग बना है, वो ऐसा बना था कि उसने जाके सडन ओक्लूजन कर दी, इतना बड़ा थ्रोम्बस था, बंदा की इंस्टेंट डेथ होगी। लेकिन अगर एक आर्टरी है जिसमें आहिस्ता 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 स्लोली प्लेग बन रहा है तो उसके अंदर मसला कम होगा ना। तो वेदर द एथेरोमा डेवलप्स स्लोली और वेदर देयर इज सडन ओक्लूजन ऑफ आर्टरी बाय थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। फिर एक चीज़ आती है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़। पेरिफेरल मतलब कि
जो कि लिम्स वगैरह, लेग्स वगैरह का एरिया होता है, उनको जो आर्टरी सप्लाई करती हैं, वहाँ पे अगर एथेनोमा बन जाता है तो क्या होगा, जो लिम्स के मसल्स होंगे, लिम्स के टिश्यूज़ होंगे, उनको आर्टरीज़ नहीं जाएंगी, सप्लाई नहीं जाएगी आर्टीरियल, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन भी हो सकती है, सिम्टम्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो अभी हमने देखा कि ये पुरानी चीज़ें हैं कि एनाटमी की साइट ऑफ आर्टरी कौन सी है, वो ग्रेजुअल हो रहा है, सडन हो रहा है ओक्लूजन, या कौन सी टाइप ऑफ आर्टरी है, एक आर्टरी है, सेवरल आर्टरीज़ हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ तो नहीं है। तो ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब हमने देखना है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया से आपको क्या समझ आती है कि लिम्ब को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसका जो इस्कीमिया हो रहा है वो क्रॉनिकली बहुत अरसे से चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसमें 3 तरह का हो सकता है सीन। या तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, हमें पता ही नहीं है उस बेचारे की, जैसे किसी के अंदर भी एक पेशेंट है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी जो लिम्ब की आर्टरी है उसके अंदर जो है ना इस्कीमिया चल रहा है, क्योंकि उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे। दूसरा पर्सन है जिसको कभी कभार जो है ना क्लॉडिकेशन वाली किसी फीलिंग आ जाती है कि हाँ कुछ मसला है मेरी टांग के अंदर। और एक पर्सन है जिसको बहुत ही क्रिटिकल सिम्टम्स आते हैं इस्कीमिया के। तो 3 तरह के आपके पास लोग हैं। एक एसिम्प्टोमेटिक है, उसको तो छोड़ ही देना, उसको तो पता ही नहीं है मेरी लिम्स में क्या चल रहा है। दूसरा है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, जिसमें क्या होता है, जब पेशेंट क्या होता है, चलता है, ठीक है, ये उसने चलना शुरू किया, अभी वो चल रहा है, जब वो चलेगा ना फिर उसको क्या होगी, टांग में दर्द शुरू हो जाएगी। वो कहेगा पता नहीं मेरी टांग में क्या है, मैं जब चलता हूँ तो दर्द शुरू हो जाती है, मैं चलता हूँ तो मेरी टांगें जल्दी थक जाती हैं। जैसे ही वो जाके बैठेगा कुर्सी पे या बेड पे, रेस्ट पे जाएगा, तो ठीक ही वो टांग की दर्द ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो चलना शुरू करेगा तो पहले स्टेप पे उसको पेन नहीं शुरू होती। वो थोड़ा सा चलता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से उसने ना यहाँ पे यहाँ से लेके वो यहाँ तक चला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल वो चला है, तो पहले स्टेप पे पेन नहीं होगी। थोड़ा सा वो चलेगा ना, और फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पेन यहाँ पे जाके जब वो यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ पे उसको पेन हो रही है, इस वाली जगह पे उसने सेवरल स्टेप्स ले लिए हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मीटर का उसने डिस्टेंस तय किया है, तो इस 100 मीटर के डिस्टेंस तय करने के बाद उसको पेन हो रही है। तो ये वाला जो है ना सीन के पहले स्टेप पे पेन नहीं होती, थोड़ी देर बाद जाके होती है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना फर्स्ट स्टेप का और ऑनसेट ऑफ पेन का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 मीटर्स का डिस्टेंस है, इसको कहते हैं क्लॉडिकेशन डिस्टेंस। और इससे पता चलता है कितनी स्वेरिटी है डिज़ीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कहता है कि मैं अपने जो है ना घर से निकलता हूँ और ये दुकान तक जाता हूँ तो मुझे दर्द शुरू हो जाती है, और दुकान उसकी जो है वो इतनी, मतलब वो बताएगा इतनी दूर है। और एक बंदा कहता है कि मैं अभी घर, मतलब अपनी बेड से उठ के थोड़ा लॉन्ज में जाता हूँ, मुझे दर्द शुरू हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कि किसका मसला ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो अभी बेड से उठ के अपने लॉन्च तक जा रहा है उसको साथ दर्द शुरू हो गया, मतलब ये बताती है आपको स्वेरिटी। क्लॉडिकेशन डिस्टेंस आपको बताता है कि स्वेरिटी ऑफ डिजीज़ क्या है। तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की समझ आ रही है कि कभी कभार, इंटरमिटेंट मीन्स जब वो काम करेगा, वॉकिंग करेगा, इतने डिस्टेंस तय करेगा, फिर उसको दर्द शुरू होगी, फिर उसके मसल्स फटीग में जाएंगे। उससे पहले बिल्कुल ठीक था, रेस्ट पे बिल्कुल ठीक है। तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एक चीज़ हो गई। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है स्पाइनल स्टिनोसिस से और वीनस क्लॉडिकेशन से, कि आर्टरी है या वेन है या स्पाइनल प्रॉब्लम है कोई। जो पेशेंट होते हैं ना जिनको स्पाइनल स्टिनोसिस होती है, उनका ये सेम काम होता है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस तय करते हैं तो उनको दर्द शुरू होती है, लेकिन उनको जो है पेन तब ज़्यादा होती है। हमने उनसे पूछना है कि जब आप जो है अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो फिर आपको पेन ज़्यादा होती है। ठीक है, और व्हेन द पेशेंट स्ट्रैटन्स और फ्लेक्सेस स्पाइन तो पेन ठीक हो जाती है। तो आपने बताना है कि आप किस तरह, कौन सी पोजीशन में आपको पेन ज़्यादा होती है। तो वो बताएगा कि जब मैं एक्सटेंशन करता हूँ अपने स्पाइन की तो तब मुझे ज़्यादा होती है, जैसे ही मैं उसको स्ट्रेट करता हूँ स्पाइन को या फ्लेक्स करता हूँ तो वो ठीक हो जाती है।
ठीक है। तो अगर ये वाला सीन है ना, तो फिर इस पेन वाला जो काम है इसे हमें पता चलेगा स्पाइनल स्टेनोसिस है। ठीक है। और वीनस क्लॉडिकेशन का कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वेन्स का प्रॉब्लम है या आर्टरीज़ का, वो कैसे पता चलेगा? हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी ज़रा लेग दिखाएं। ठीक है। उनकी लेग देखेंगे, उसके ऊपर आपको वैरिकोज वेन्स नज़र आएंगी, उभरी हुई वेन्स नज़र आएंगी, या स्किन चेंजेस नज़र आएंगी, स्किन ड्राई सी हो गई होगी या इस तरह की स्किन चेंजेस नज़र आएंगी। इसका मतलब कि वेन्स का प्रॉब्लम है। तो समझ आई हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि पेशेंट आपके पास हिस्ट्री लेके आएगा, मुझे डॉक्टर साहब दर्द होती है टांगों में, टांगें थक जाती हैं जल्दी, इतना डिस्टेंस तय करता हूँ। ठीक है। हमने उससे पूछना है कोई पोजीशन में हाथ पेन होती हो, अपनी वो इंस्पेक्शन करनी है वेरिकोज वेन्स की, स्किन चेंजेस की। फिर हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि वेदर इट इज़ आर्टीरियल क्लॉडिकेशन, वीनस क्लॉडिकेशन और स्पाइनल स्टेनोसिस। तो क्लॉडिकेशन इज़ ऑफन अ मार्क ऑफ साइलेंट कोरोनरी एंड सेरिब्रल आर्टरी डिजीज़। 50% जो होती हैं वो 10 साल के अंदर अंदर जो है ना ये मर जाते हैं। ठीक है। मतलब ये कि इनको कुछ ना छुपी हुई डिजीज़ चल रही होती है और हमें पता नहीं चलता। फिर एक चीज़ होती है क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। क्रिटिकल के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है कि पेशेंट को मल्टीपल लीजन्स हैं अफेक्टिंग डिफरेंट आर्टीरियल सेगमेंट्स डाउन द लेग। ठीक है। मल्टीपल है प्रॉब्लम, मतलब ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, मल्टीपल आर्टरीज़ में जो है मल्टीपल प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। तो ये है मल्टीपल लीजन्स अफेक्टिंग डिफरेंट आर्टीरियल सेगमेंट्स डाउन द लेग। और ये क्या है? इस्कीमिक रेस्ट पेन है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया हमने कि दिस इज़ वेदर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया के क्लॉडिकेशन में जब पेशेंट चलता था, मूवमेंट करता था, तब उसको दर्द थी टांगों में। ठीक है। जैसे हमने देखा था ना कि स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल होता है। स्टेबल में पेशेंट को जो है वो सिर्फ मूवमेंट पे पेन होती थी, रेस्ट पे ठीक हो जाती थी। और अनस्टेबल में क्या था, उसको रेस्ट पे भी पेन हो रही थी। इसी तरह यहाँ पे है, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन में रेस्ट पे पेन ठीक हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में रेस्ट पे भी पेन है। ठीक है। वहाँ पे आपको अल्सर्स मिल सकते हैं, गैंग्रीन मिल सकती है, एंड लो एंकल ब्रेकियर प्लेक्सिस इंडेक्सिया हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, तो ऑब्वियसली जिस जगह को उसने सप्लाई करना था वहाँ पे या तो अल्सर बन गया होगा या वहाँ पे गैंग्रीन बन गई होगी। वो जगह जो है ड्राई हो जाएगी, वो जगह जो है ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। देन इज़ इस्कीमिक रेस्ट पेन। ये 3 चीज़ आ जाती है। तीसरी चीज़ है इस्कीमिक रेस्ट पेन। वो आपको बता रहे हैं क्या होती है कि ये जो रेस्ट पेन होती है, ये पेशेंट बताएगा कि मेरे 4 फुट से शुरू होती है, पाँव के अगले हिस्से से, यहाँ से ये पाँव है उसके और ये टांग है, सारा फुट है। तो वो कहेगा मेरी पेन ये वाली जो है ये 4 फुट से शुरू होती है, यहाँ से पेन शुरू होती है। ठीक है। 4 फुट से, और रात के टाइम ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो है वहाँ पे ऑब्वियसली रेस्ट पेन क्यों है? क्योंकि आर्टरीज़ के अंदर ओक्लूजन हुई हुई है, तो वहाँ पे जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू है उनकी परफ्यूजन सही नहीं होगी। ठीक है। और लॉस ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी एंड रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट दैट अकर्स ड्यूरिंग स्लीप। बता रहे रात के टाइम क्यों ज़्यादा है? क्योंकि रात के टाइम बंदा बिल्कुल सीधा लेटा होता है और उसके दौरान क्या होता है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, और वैसे ही आर्टरी पहले से ब्लॉक है, तो क्या होता है, आर्टरी ब्लॉक है पहले से, तो वो दर्द ज़्यादा हो जाएगी। इतनी दर्द होगी कि पेशेंट कहेगा मैं रात को उठ के बैठ जाता हूँ, और जैसे ही मैं उठ के बैठा हूँ, बेड के साथ टांगे लटका के बैठता हूँ, तो ठीक हो जाती है। मतलब वो ग्रेविटी का इफेक्ट भी वापस आ जाता है, कार्डियक आउटपुट भी ठीक हो जाता है, और उसकी तरफ जो है ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, तो पेशेंट की पेन ठीक हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो है फिर पेशेंट क्या करता है, फिर कहता है अच्छा मुझे तो सुकून इसी तरह मिलता है कि मैं अपनी टांग जो है ना लटका के बैठूँ। तो वो उस तरह लटका के टांगे बैठता है, उसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, उस जगह पे एडिमा मिलता है आपको। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अगर पेशेंट को वहाँ पे एडिमा हो जाएगा तो क्या उसकी परफ्यूजन ठीक रहेगी, दोबारा से उसको सप्लाई सही जाएगा पाँव को? नहीं, एडिमा की वजह से फ़र्दर कॉम्प्रोमाइज़ होगी परफ्यूजन। फ़र्दर कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो क्या होगा कि वो जो वहाँ पे जहाँ पे ब्लड सप्लाई ही ठीक नहीं है,
वहाँ पे अगर छोटी सी भी कांटा भी पेशेंट को लग गया है तो वहाँ पे तो ब्लड सप्लाई वैसे ही ठीक नहीं है, एडिमा हुआ है, पाँव का बुरा हाल हुआ है। छोटा सा भी कील ठुम गया ना, अंदर ठुट गया, जो भी हो गया, कील अंदर चला गया ना, तो क्या हो गया वहाँ पे, क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो ब्लड सप्लाई है ही नहीं है उसको हील करने के लिए उस जगह को, तो क्या होगा, अल्सर्स बन जाएंगे, गैंग्रीन हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो लिम्ब उसकी लॉस हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये इस्कीमिक रेस्ट पेन का सारा उन्होंने बताया हुआ है कि किस टाइम ज़्यादा होती है, किस जगह पे ज़्यादा होती है, क्यों होती है रात के टाइम ज़्यादा, इतनी दर्द होती है कि पेशेंट उठ के बैठ जाता है, किस तरह उसकी दर्द ठीक होगी, उसके होने की वजह से एडिमा हो जाएगा, एडिमा होगा तो फर्दर परफ्यूजन खराब है, थोड़ी सी इंजरी हुई तो थोड़ा सा भी कील लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ, छोटी भी इंजरी, अल्सर, गैंग्रीन, और हमारी टांग ज़ाया, पाँव ज़ाया, और जो है ना डेथ। ठीक है। नॉन हीलिंग अल्सर्स, अब क्या है कि पेशेंट जिनको आर्टीरियल इंसफिशेंसी है उनको क्या होगा, पेनफुल नॉन हीलिंग अल्सर्स होंगे डिस्टल फुट में या टोज़ में। गैंग्रीन क्या होता है, वही लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई इवेंचुअली लीड्स टू गैंग्रीन। ठीक है। नॉन हीलिंग अल्सर्स मतलब कि क्यों, वही चीज़ हो गई कि ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रहा और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो अल्सर्स बन गए हैं, गैंग्रीन हो गई है, वो जगह जो है वो उसकी डेथ हो गई है, मर गई है जगह वो वाली, तो वो हमारा हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ दिया। ठीक है, वहाँ पे गैंग्रीन हो गई है और अल्टीमेटली उसकी लिम्ब लॉस हो गया। तो ये नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, ठीक ही नहीं हो रहे, हील ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि वहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई है ही नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, आर्टरीज अगर बंद हैं तो, ठीक है, बताते हैं वो कि इसके अलावा जो मसला होता है क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया का, वो ये है कि एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जहाँ पे एओर्टा और इलियक और एओर्टा की ब्रांच निकलती है, ये हमारा एओर्टा है, उसमें से ब्रांच निकल रही है इलियक आर्टरी। ठीक है, वहाँ पे एओर्टो इलियक अगर ये बंद हो जाती है ये जगह, तो उसकी वजह से क्या होता है, जिसको लेरिक सिंड्रोम कहते हैं, क्या होता है कि पेशेंट की क्योंकि एओर्टो इलियक जो है ये हमारी किसको सप्लाई कर रही होती है, इस वाले पेनाइल एरिया को। ठीक है, तो पेशेंट को क्या होगा, इम्पोटेंसी हो जाएगी, उसके बटक में पेन चल रही होगी, और इम्पोटेंसी कैन ऑल्सो कर ड्यू टू लीयंस ऑफ बोथ हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज। ठीक है, तो किस किस की इम्पोटेंसी क्यों हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होगा, दो चीज़ों की वजह से, एक एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और एक हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। फिर सेंसेशंस आती हैं कि देखें कि क्या होगा, मेरी बात सुने, कि अगर हमारी जो है आर्टीरियल स्टेनोसिस है तो ये फिर नहीं होंगी, कब होंगी आर्टीरियल स्टेनोसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केस में। ठीक है, अगर आपको सेंसेस लॉस मिलती हैं तो आपने सोचना है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, कोई आर्टरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने सोचना है। तो ये हमारी चीज़ आ जाती है। अब साइंस क्या है लोअर लिम्ब इस्कीमिया के, अब क्या होगा, इसमें एक चीज़ होती है एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। ठीक है, एंकल मतलब कि नीचे वाला जो एंकल वाला हिस्सा है, और ब्रेकियल प्रेशर मतलब जो आर्म के अंदर ब्रेकियल आर्टरी है उसका प्रेशर। तो देखें, जहाँ पे आर्टरी बंद हो गई है उसके आगे वाला एरिया जो है, क्या वहाँ पे पल्स आएगी, नहीं, पल्स नहीं आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्टल टू स्टेनोसिस एरिया क्या है, पल्स डिक्रीज्ड हो जाती है या एब्सेंट हो जाती है। अब हमने क्या करना होता है, सिस्टलिक प्रेशर लेना होता है एंकल पे और आर्म पे, दोनों साइड पे हमने सिस्टलिक प्रेशर लेना होता है और उनका रेशो निकालना होता है। किस तरह से, एंकल का प्रेशर ओवर आर्म का प्रेशर, जो आर्म पे ब्रेकियल आर्टरी है उसका प्रेशर। तो higher recording of the pressure in the dorsalis pedis and posterior tibial arteries serves as a numerator and higher systolic pressure between brachialis serves as a denominator। ठीक है, तो brachialis जो है, brachialis जो है वहाँ पे जो एक आर्टरी है और एक डॉर्सलिस पेडिस और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज हैं, तो हमने जो है ऊपर किसको रखना है, डॉर्सलिस पेडिस और पोस्टीरियर आर्टरीज को, और नीचे किसको रखना है, डिनोमिनेटर में ब्रेकियल को। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से आते हैं, ऊपर आर्म वाला है और नीचे ऊपर एंकल वाला है जिसमें डॉर्सलिस पैडिस और पोस्टीरियर टिबियल का प्रेशर है, नीचे आर्म वाला है जिसमें ब्रेकियल आर्टरी का प्रेशर है। ठीक है, इनका जो रेशो नॉर्मल होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कहूँ कि एंकल पे प्रॉब्लम है, जो पेरिफेरल लिम्ब इस्कीमिया है, तो ऑब्वियसली एंकल का प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, तो जब ड्रॉप करेगा ऊपर वाला, तो
जो हम छोटे को बड़े से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आंसर छोटा आएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। देखिए उन्होंने बताया क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया के अंदर कोई और वैल्यू आती है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में कोई और होती है, और इमिटेंट नेक्रोसिस में कोई और आती है। ठीक है, तो जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है उसमें जो वैल्यू होगी इनकी वो 0.5 टू 0.9 हो जाएगी। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में जो है वो लेस दैन 0.5 होगी, क्योंकि ये ज़्यादा मसले की बात है। और अगर 0.3 से भी कम है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस है, बहुत हद तक खराबी हुई हुई है। तो ये हमारे एमसीक्यूज़ में भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। टेम्परेचर, फिर आपने पैल्पेशन, आर्टरीज़ को पैल्पेट करने के बाद आपने जो है क्या किया, आपने उस जगह का टेम्परेचर नोट किया, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी वो जगह क्या होगी, कोल्ड होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, हम पेशेंट को कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो नॉर्मली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, पल्स इंक्रीज़ होती है। ठीक है, उस जगह लिम्ब मूव करने की वजह से उसकी पल्स इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर जो है एक्सरसाइज के बाद पल्स जो है वो डिसअपेयर हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब कि आर्टरीज़ में प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑब्वियसली इस्कीमिया की वजह से हमें जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ और मसल्स जो हैं उनका एट्रोफी मिल सकता है। इससे अलावा जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से स्किन और हेयर की प्रॉब्लम होगी, कि वहाँ पे बाल उतर उतर के गिर गए होंगे, वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। ठीक है, इसके अलावा थिकनिंग ऑफ टोज़ एंड नेल्स होगी ड्यू टू स्लोड कैरेटिन टर्नओवर, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो कुछ भी सही नहीं होगा। ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, पल्स नहीं होगी, उसकी वजह से आर्टीरियल पैल्पेशन हम करेंगे तो एंकल ब्रेकियल प्लेक्सिस इंडेक्स कम मिलेगा हमें। इसी तरह हम टेम्परेचर जो है वो देखेंगे तो टेम्परेचर हमें फ़ील होगा बिल्कुल ठंडी हुई होगी लिम्ब। ठीक है, पल्स नहीं मिलेगी, टेम्परेचर ठंडा होगा। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद भी पल्स जो है वो कम होगी, एट्रोफी होगी, क्योंकि स्किन चेंजेस आ रही होंगी, बाल उतर उतर के गिर रहे होंगे, और थिकनिंग ऑफ नेल्स एंड टोज़ होगी, क्योंकि कैरेटिन का टर्नओवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन सब से हमें पता चलेगा कि हाँ, बंदे के अंदर वाकई ही में कोई इस्कीमिया चल रहा है टांगों के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट से हम इन्वेस्टिगेशन से